हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत लोगों को लगता है ये टफ चैप्टर है, लेकिन सबसे इजी केमिस्ट्री में यही चैप्टर है। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहेगा, तो आप सबको पढ़ के इसको जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी वो सारी चीजें पढ़ो, उसको छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट सी चीजें पढ़ेंगे, उसको क्या क्या डाउट्स आते हैं एग्जामिनर को, हमको क्या क्या लिखना है देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड जब भी देखेंगे तो हमको पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है देखेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर जब हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑक्टेट बनना है, हर एक को ऑक्टेट बनना है। ऑक्टेट मतलब क्या है, अमीर दिखना है। कैसे, नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसे दिखना है सबको। हाइड्रोजन जो है दो अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो ऑक्टेट वो ड्यूप्लेट बनेगा। तो ड्यूप्लेट किसकी वजह से बनेगा, उसके पास नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है, हीलियम है। तो हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, ये नियॉन के जैसे बनना चाहेगा। तो सबको कुछ ना कुछ बनना है। तो इसको लास्ट ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक स्टेबिलिटी नहीं है अभी। तो जैसे हम क्लोरीन के बारे में देखेंगे, क्लोरीन इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 17। सो व्हेन वी आर ड्राइंग द, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8 एंड लास्ट ऑर्बिट में 7 है, तो टोटल 17 हो गए, 2 8 7 17। तो लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर ये जो 9th क्लास में तुमने पढ़े बोर्स मॉडल, उसके अंदर उसने बताया था 2n² के फार्मूला से, लेकिन उसने नाम दिया था KLMN शेल्स को। किस फार्मूला से हम लिखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, 2n², वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का नंबर बताएगा। तो पहले के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हमेशा 2। एल के अंदर, एम के अंदर। तो ऐसे ग्रेजुअली ये 2n² से जाते हुए जाएगा। तो उसके हिसाब से जब मैं ऐसा लिखूंगा 281, तो इसको स्टेबिलिटी नहीं है अभी, ये खुश नहीं है। इसको खुश होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जाना पड़ेगा। जाने के लिए कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये क्लोरीन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद इधर से एक चला गया, समझ लो ऑर्बिट भी चला गया, इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो इसके पास एक आया, ये ऑक्टेट बन गया, ये खुश, ये ऑक्टेट बन गया, ये खुश। मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर्ड, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। मतलब ये ऐसा है, ये लव मैरिज के जैसा है। ये पूरा उधर भाग गई, वापिस नहीं आ सकती। वापिस आए तो ये मुंह फोड़ देंगे, इधर से ये नहीं आने देंगे, ये भी नहीं आने देंगे। फिर एक बार फंस गई, खत्म कहानी। तो इलेक्ट्रॉन जो गई वापिस नहीं आ सकती है, आयोनिक बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से हम बनाते हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, अरेंज मैरिज के जैसा होता है ये। एग्जाम्पल देखेंगे मीथेन का, ये मीथेन है हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन हम हमेशा लीस्ट एलिमेंट को सेंटर में लिखा जाता है। तो ये हाइड्रोजन हम लिखेंगे 4। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का वैलेंसी कितना है, 6। क्यों, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो वैलेंसी इज 4। सो लास्ट ऑर्बिट इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4। तो हम इनको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टार से कार्बन वाले, ये डॉट से हाइड्रोजन वाले। तो सबको स्टेबल बनना है, सबको खुश करना है। अब क्या हुआ, कार्बन का शादी था, कार्बन क्या बोला, मेरे घर के सामने 8 लैम्बोर्गिनी है बोला, लेकिन इसके पास कितने थे, 4 ही थे। ये लड़की वाले भाग जाते थे, इसके 4 हाइड्रोजन को फोन किया इसने, सभी अपने अपने लैम्बोर्गिनी मेरे घर के सामने पार्क करके जाओ बोला। तो ये सभी लाके इधर रख के गए। अब इसके लड़की वाले देखे 4 लैम्बोर्गिनी एक्स्ट्रा आए थे, सारे काली लाल पीली सब देख के वो लड़की खुश हो गई, इसका कार्बन का शादी हो गया। तो कैसे दिखाइए, ये भी मेरा, 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 सब मेरा, ये बोल के दिखाया। ठीक है, उनको क्या मालूम होता किसका है बोल के। नेक्स्ट अब हाइड्रोजन का शादी था, हाइड्रोजन भी मोतेबरी में बोला था मेरे पास 2 है बोल के, तो इसके पास तो एक ही था।
तो ये कार्बन को रिक्वेस्ट किया, मैं तेरे शादी के टाइम पे तेरे को मदद किया था, अब मेरे को मदद चाहिए। तो कार्बन क्या किया, एक लैम्बोर्गिनी उसको दे दिया। तो ये अभी ऐसा दिखा है, मेरे पास दो है, इसका भी शादी था, ये भी ऐसा ही किया, ये भी ऐसा ही किया, ये भी ऐसा ही किया। तो ये खुश हो गए, ये भी खुश हो गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे खुश हो गए, सारे स्टेबल हो गए। कार्बन को अपटेक्ट चाहिए था तो 8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए, और इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसका एक खुद का एक कार्बन का लेके इसने ड्यूप्लेट बनाया, उसने ऑक्टेट बनाया। तो ये अरेंज मैरिज के जैसा था, वो उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया अपने अंदर। ये है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हमको अभी समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे ये कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं हाइड्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, दोनों खुश नहीं है, दोनों खुश नहीं है तो शेयर करना पड़ेगा। शेयर करेंगे तो खुश होगा, तो बोलेगा थोड़ा दे दे, बोलेगा नहीं, बोले देना पड़ेगा ससुरे तेरे को, ये दे दिया। ये दोनों ने शेयर किया। अब दोनों दिए नहीं है, सिर्फ शेयर किए। क्या किए है? शेयर किए। मतलब तुम्हारा कार तुम किसी और के घर के सामने पार्क किए, बस ये शेयरिंग है। तो ये दोनों ने शेयर करने से एक बॉन्ड बना इनके अंदर, इसे बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के अंदर देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। नहीं आता तुमको? गुड, आना भी नहीं चाहिए। सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। तो एटॉमिक नंबर 7 होने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2,5। 2,5 मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो नाइट्रोजन जब भी मैं लिखूंगा तो इसके लास्ट ऑर्बिट में अगर इधर 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए। अभी देखो ये म्यूचुअली शेयर करेगा, इसके 3 शेयर किया तो इसके पास 8 बन गया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल हो गए। ये भी ऐसा शेयर किया, तो इनके बीच में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ऑलवेज 3 बॉन्ड बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे। 2 क्यों नहीं बनेंगे? लिख के देखो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 लिखो, ये नाइट्रोजन 2 लिखो, 3 इधर लिखो, 3 इधर लिखो। कितने होंगे? 3 4 5 6 7 होंगे, इसके भी 7 होंगे, इसलिए 2 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, 1 बॉन्ड पॉसिबल नहीं, ओनली 3 bonds are possible in the nitrogen. So like this covalent bonds we are seeing. तो ऐसे हमारे पास covalent bonds बनते हैं। उसके बाद एग्जामिनर को और एक बहुत पसंद है टॉपिक, वो हमेशा पूछता है कार्बन को क्यों पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, वो कैटायन या फिर एनायन क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता? तो देखेंगे कार्बन के पास है अपने वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन, उसके पास खुद के 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई भी चीज को पॉजिटिव बनना है तो इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, देगा तो पॉजिटिव बनेगा। खुद भिखारी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने को। एक चीज इलेक्ट्रॉन नहीं है बोल के नहीं बन रहा है ये पॉजिटिव। दूसरा बात, इसके न्यूक्लियस में इतना एनर्जी नहीं है कि ये 4 बॉन्ड को ब्रेक करके किसी को दे सके, तो ये क्या नहीं बन रहा है? पॉजिटिव नहीं बन रहा है। नेगेटिव भी नहीं बनेगा। नेगेटिव क्यों नहीं बनेगा? तो कार्बन के पास 4 है, इसको 4 और कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। 1-2 चाहिए तो मांगे तो कोई तो देगा, भीख में 1-2 रुपए मांगे तो देता, पूरा बंगला दे दो बोले तो कौन देता? तो कोई भी नहीं देता। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद भी ये न्यूक्लियस के पास कार्बन के इतना एनर्जी नहीं है कि होल्ड कर सके एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो C+C- इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कार्बन। तो कार्बन कैटायन एंड एनायन दोनों नहीं बना सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको पढ़ के जाना है आप सबको। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द अल्लोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के अल्लोट्रोप्स क्या क्या होते हैं? 3 अल्लोट्रोप्स है, उनका नाम याद रख लो, उनका फंक्शन याद रख लो, बात खत्म। तो पहला वाला क्या है? डायमंड। डायमंड तुम देखे होंगे, बीवी को चाहिए डायमंड, ज्वेलरी इसमें यूज करते हैं और ग्लास को कट करने में यूज करते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन ऐसे 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 हमेशा टेट्रावैलेंसी में बनाते हुए जाता है डायमंड को कंटिन्यूअसली। तो ये है डायमंड। डायमंड की यूजेस ग्लास कटिंग में, ज्वेलरी में, याद रख लो। डायमंड के बाद हमारे पास है ग्राफाइट। तो ग्राफाइट के अंदर क्या होता है? हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स होने की वजह से ये स्लिपरी होता है इन बिटवीन। अब नीचे वाला में ऊपर वाले में गैप होता है, गैप होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है,
और ग्राफाइट जो है स्लिपरी होने की वजह से लुब्रिकेशन में भी यूज को आता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास C60 फुलरीन्स, बकमिनिस्टर बोलते हैं इसे। बकमिनिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने उसका गोल वाला स्ट्रक्चर, सॉकर बॉल के जैसा स्ट्रक्चर को बनाया था। इसके अंदर कंटिन्यूअस हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। इसे यूज किया जाता है रॉकेट्स के पार्ट्स में, एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, एंटी रेडियो एक्टिव मटेरियल में यूज किया जाता है, और लाइट वेटेड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स अगर बनाने हैं तो इससे यूज किया जा सकता है। तो ये तुम याद रखना है, और तुमको अलग अलग बुक में अलग अलग यूजेस भी मिलेंगे गूगल में वगैरह, तुमको जो पसंद है वो पढ़ के तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है लिविस डॉट स्ट्रक्चर। उससे पहले हम वर्सटाइल नेचर पढ़ेंगे। वर्सटाइल नेचर क्या होता है? वर्सटाइल नेचर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, 3 पॉइंट पढ़ने का वर्सटाइल नेचर में। वर्सटाइल नेचर में नंबर 1, कार्बन जो है हमेशा दिखाता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्यों दिखाएगा? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। मतलब हमेशा कोई भी चीज आगे पढ़ोगे, कार्बन को 4 लोग जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब कार्बन कितने शादी करेगा? 4 शादी करेगा तो खुश है, नहीं तो खुश इल्ला, सो खुश नहीं रहता। सो दिस इज द टेट्रावैलेंसी। ये टेट्रावैलेंसी है हर एक कार्बन का। हर एक कार्बन का मतलब इधर कार्बन है तो भी वही है, बेंगलुरु में है तो भी उसका नेचर वही रहता। समझ में आया? नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन वो होता है जिसके अंदर कार्बन जो है लंबा चेन बनाएगा, लंबा चेन इधर से लेके दिल्ली तक, तो इसे बोलते हैं कैटिनेशन। नेक्स्ट ब्रांचेस भी बनाता है, वो अलग बात है, और ये रिंग्स भी बनाता है। ऐसा रिंग रिंग रिंग, गोला गोला गोला, रिंग रिंगा रिंगा रिंगा, हेक्सेन का रिंग बनाता है, जैसे तुम आगे आने वाले जिसमें देखेंगे। तो ये रिंग्स बनाएगा, चेन्स बनाएगा। इसके अंदर और क्या याद रखना है? ऐसे चेन और कौन बना सकता है कार्बन को छोड़ के? सिलिकॉन। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर कितना है? तुमको कुछ याद नहीं रहता बेटा। सिलिकॉन is having the 14 atomic number. So this is also showing the catenation, means tetravalency, catenation are the 2 versatile natures of the carbon. You have to understand. ये समझना जरूरी है। समझ में आया? इसके बाद हमारे पास है लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमको 1 2 3 पढ़ना है। 1 2 3 सबको आते हैं, एलकेजी यूकेजी में पढ़े होंगे। तो केमिस्ट्री वाले 1 2 3 में क्या होता है? तो उसके अंदर होता है पहला वाला CH3 या फिर CH4, मीथेन। मीथेन, फिर बाद में C2H, याद नहीं आ रहा कितना H है? C3H, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे क्या करने का, इसके अंदर हर एक चीज के अंदर CH2 ऐड करते हुए जाने का। CH2 यहाँ पे 4 है, इधर कितने आएंगे? 6। अब इसके अंदर CH2 ऐड करो, C3, एक 3 हाइड्रो कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे तो H8, C4H 10, C5H 12। मतलब इधर 2 हाइड्रोजन बढ़ाने का, इधर 1 कार्बन बढ़ाने का चीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज मतलब कोई भी बड़ा बात नहीं है। इसमें कार्बन के चेन के फॉर्म में जब नीचे से ऊपर से नीचे तक जाएंगे, कंटिन्यूअसली CH2 को प्लस प्लस करते हुए जाने का। जैसे पेंटेन है, समझ लो C5H समझ में नहीं आया तो कार्बन का C4 का कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 12 लिखने का। अब इसके अंदर CH2 ऐड करो, प्लस करो। प्लस सबको करने को आता, कैलकुलेटर लो। 12 प्लस 2 कितने? हाइड्रोजन 14, 5 प्लस 1 बराबर करो कैलकुलेटर लेके, तो C6H14 इज हेक्सेन। तो ऐसा वाला चीज को होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। और एग्जाम में कैसा पूछा जाता है? व्हाट इज द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ हेक्सेन, व्हाट इज द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ ऑक्टेन। उसको मन को जो आया पूछता, तुमको सभी आने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 पूरे 10 तक याद रहना जरूरी है तुमको। नेक्स्ट मेरे को बोलते जाओ, नेक्स्ट क्या आएगा? C5H12 के बाद C6, C7, H16, C8, 18, C9, H, C10. So this is methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, none and decane. So like this we know the numbers. We have to draw the structures. इनका simple structure भी draw करने को आना जरूरी है आपको। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर पूछा एग्जाम में,
तो क्या करने का, C4 बोला है, 4 कार्बन उतारने का, उसको बाकी के हाइड्रोजन गिनना नहीं है, अटैच कर देने का, ऐसा सीधा हो गया। अब हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 10, बस हो गया। हाइड्रोजन याद नहीं है, कार्बन है तो भी ऐसा निकाल के स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो। इसको समझ में आया सबको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर उसने अगर पूछा इथेन का फार्मूला क्या है, ये है, इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर पूछा तो ये अपटेक रूल के हिसाब से हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ऐसा 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 हमने निकाला ये स्ट्रक्चर। तो अभी हमको कंफ्यूजन नहीं कर लेना है, इसको जहां जहां पे बॉन्ड है बॉन्ड को हटाओ, बॉन्ड हट गए, बॉन्ड हट गए, बॉन्ड हट गए, बॉन्ड हट गए। हाइड्रोजन कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड हटाओ, डॉट करो। अबे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। कार्बन के तो हमेशा 4 होते, कार्बन कितने शादी करेगा, 4, इधर का एक, 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 ठीक है। अब ये कार्बन स्टेबल बनने के लिए म्यूचुअल शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग एटम से। तो नेबर में कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी मेरे ही बोल के बताएगा। तो ये क्या करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएगा, तो इसको स्टार से दिखाओ ऐसा, तो इजी जाएगा एग्जाम में। तो ये स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, खुश हो गए, ऑक्टेट को सेटिस्फाई किया इसने। इसको जाओ, ये इसका लिया तो इसको थोड़ी छोड़ेगा, तो ये भी इसकी क्या करेगा, शेयर करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया इसे। तो म्यूचुअली दोनों शेयर करने की वजह से इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना। तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे टॉपिक में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसे बोलते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। किसका भी दिया तो तुमको ड्रॉ करना है। सपोज समझ लो 2 हाइड्रोजन इसने हटा दिए, यहां से 2 हाइड्रोजन कोई चोरी करके लेके गया समझ लो, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C2H6। पहले कितने थे, ओके, पहले कितने हाइड्रोजन थे गिनो, 1 2 3 4 5 6 थे। 2 हाइड्रोजन जाने के बाद कितने बचते, 4। तो C2H4 अगर इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर डालने को बोला, एग्जाम में पूछा गया, तो कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन लिखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अटैच करो, हो गया, 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो 4 हाइड्रोजन अटैच करने के बाद ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी निकाले। लेकिन ये कार्बन का 1 बॉन्ड, कार्बन का 2, कार्बन का 3, कार्बन का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये कार्बन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कार्बन हमेशा कितने शादी करेगा, 4। तो खुश है ये कार्बन, नहीं, कार्बन खुश नहीं है। इसको खुश करने के लिए और एक कॉमन में शादी होगा दोनों के बीच में, ये देखो खुशी, तो डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आने की वजह से ये खुश हो गया। तो समझ लो ये 2 लोग भाग गए, तो अब कैसा करेगा, C2H2 है, समझ लो C2H2 है, तो C2H2 है तो ये कार्बन, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका। अब ये कार्बन खुश है, बिल्कुल नहीं है। इसका ये इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। खुश होने के लिए और कितने चाहिए, 2 चाहिए, मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। और कितने चाहिए, 1 2, तो 3 बॉन्ड होंगे यहाँ पे। तो इसी चीज को अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन बोला जाता है। तो अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन क्या फॉर्मूला याद रखना है तुमको, CnH2n+2, ये अल्केन का है, क्या है, अल्केन। अल्केन किसे बोलते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे अल्केन बोलेंगे। CnH2n है तो इसे अल्कीन बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। CnH2n-2 है तो अल्काइन बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है। इतना चीज आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तब तुमको लिखना है, इफ द कार्बन एंड कार्बन्स आर हैविंग सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन देम देन दैट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड
carbon compound, and if it is having the double or triple bond, then it is called as a unsaturated carbon compounds. Understood all of you? नेक्स्ट हमारे पास है हम ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है तुमको. फंक्शनल ग्रुप्स में क्या है, AOH है तो अल्कोहल ग्रुप है, COH है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CHO है तो कीटोन है, और C डबल बॉन्ड हो तो कीटोन है. ये एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है. ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हैलो ग्रुप्स है. इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर किसे बोलते हैं? नेमिंग द कंपाउंड. किसी भी घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसे क्या करते हैं? नाम रखते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? नाम रखा जाता है. तो नाम रखने का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्बन कंपाउंड को नाम अगर रखना है तो उसके लिए रूल्स रहेंगे. तो रूल्स को फॉलो करना है. तो रूल्स फॉलो करने से हमको नाम लिखने को आता है. तो पहला रूल क्या है? यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है. सफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, कुछ भी याद नहीं रखना. सिर्फ 3-4 पॉइंट याद रखना है, तुम्हारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा. तो पहला पॉइंट क्या है? अगर समझ लो तुमको ऐसा लंबा कार्बन चेन दिया तो इसका पहले सबसे पहले रूट वर्ड फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? रूट वर्ड. चुप, नाम कंफ्यूजिंग है. काम क्या करना है यहाँ पे? कार्बन को गिनना और आइडेंटिफाई करना है. कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है. 4 है तो इसका रूट वर्ड ब्यूट आएगा. क्या आएगा? ब्यूट. 5 है तो पेंट आएगा. अगर 6 है तो हेक्स आएगा. तो कितने कार्बन है उसका स्टार्टिंग का टर्मिनोलॉजी लेना है, उसे बोलते हैं हम रूट वर्ड. अगर हमने 4 कंपाउंड लिए, कार्बन लिए, तो उसे बोलेंगे हम ब्यूट. ब्यूट हो गया. पहला चीज, पहला पॉइंट क्या है? कितने कार्बन है उसको ऐड काउंट करके उसका स्टार्टिंग का वर्ड हमको लेना है. उसे वर्ड को रूट वर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रूट वर्ड. सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे हम? डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब क्या भी नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड है क्या, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है क्या. देखना यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है, सारे डबल बॉन्ड है क्या? कोई नहीं है. तो डबल बॉन्ड नहीं है तो उसका नाम खत्म होगा ANE से. अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो ENE से खत्म होगा. और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE से खत्म होगा. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हमने समझ लिया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है. ये हमारे को डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है. हो गया. अभी इस कंपाउंड को हटाएंगे. अगर इस थर्ड पॉइंट हमको जानना है फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप में अगर हैलो ग्रुप से 17 ग्रुप के कंपाउंड से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तब हमको क्या करना है? इसको समझ लो यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, Cl ग्रुप अटैच है, तो कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस साइड से नंबरिंग देना चालू करना है. 1 2 3 4. घर को अगर रिलेटिव्स आए तो पहले उनको देते क्या तुम ही खाते? तो ये रिलेटिव है, इनको दो पहले. समझ में आया? रिलेटिव्स को पहले प्रायोरिटी देना है, खुद खा के डकार मार के नहीं बैठने का है. अगर समझ लो इसके साथ इधर ब्रोमीन भी है, ब्रोमीन मतलब बेबी भी है उनके साथ, पहले बच्चे को देना पड़ता है. तो अल्फाबेटिकली पहला बी आता, बाद में सी आता, तो पहले ब्रोमीन को लिखना है. लिखेंगे कैसे? इसको लिखे 1 2 3 4. तो अगर समझ लो सिर्फ क्लोरीन होता तो उसे क्या लिखेंगे? क्लोरो ब्यूटेन. क्लोरो ब्यूटेन. अगर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे अगर ब्रोमीन भी होता तो कैसे लिखते हैं? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन. समझ में है? तो ऐसे हमको याद रखना है. ये फंक्शनल ग्रुप्स अगर हैलो ग्रुप्स रहे तो समझ लो यहाँ पे ऐसा कर दिया एग्जामिनर ने एग्जाम में, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन पे दोनों साइड पे ब्रोमीन अगर दे दिया तो 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन लिखना है. डाइब्रोमो ब्यूटेन. समझ में आया? तो ये है हमारा नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने पढ़ा. ये हैलो ग्रुप्स रहे तो अगर हमारे पास समझ लो 4 कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच रहे तो क्या बोलेंगे? इसे ब्यूटानॉल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पहले क्लोरो बोले थे, अब अल्कोहल को पहले यूज नहीं कर रहे, इसको लास्ट को बोल रहे हैं. ये सारे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स लास्ट को बोलने हैं हमको नॉमेनक्लेचर के अंदर. समझ में आया? तो ये नॉमेनक्लेचर हम समझ गए. उसके बाद हमारे पास है
कुछ इंपॉर्टेंट से रिएक्शंस। तो रिएक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है। तो रिएक्शंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कंबशन रिएक्शन, कंबशन मतलब आग लगाने का रिएक्शन। तो आग लगा कैसे लगाना है, आग लगाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो सारे वीडियो आग लगाने के लिए, आग लगा दो। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CO2 बनेगा, हीट निकलेगा। नेक्स्ट मीथेन है, मीथेन को अगर जलाओ तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, पानी भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, CH3CH2OH, ये है दारू, इसको जलाओ, इसको जलाने से CO2 प्लस H2O प्लस हीट भी निकलेगा यहाँ पे आगे। तो ये कंबशन रिएक्शन है। ये इनविजिबल फ्लेम का एक रिएक्शन भी है, एक्सपेरिमेंट भी है यूट्यूब के अंदर, मैं कमेंट सेक्शन में उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना वहां से। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन पहले चैप्टर में ऑलरेडी तुम ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सा है, इसमें लेते हैं दारू को, CH3CH2OH है इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर हम क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और K2Cr2O7। ये होता है बेसिक अल्कलाइन नेचर में, ये होता है एसिडिक नेचर में। तो ये एसिडिक और अल्कोहल डालने से वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये उड़ जाएगा, इसी जगह पे ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन आएगा तो कैसे दिखेगा, CH3C, इसको हटाओ, यहाँ पे O लगाओ, CH3COOH, इसके जगह पे O आया, CH3COOH। ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। समझ में आया। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद रख लो, ये बेसिक रहेगा, ये एसिडिक रहेगा। अल्कलाइन एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इसे बोला जाता है। समझे, डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड जो है सिंगल बॉन्डेड बनेगा। तो ये है हमारा अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन है। इसके अंदर हम ऐड करते हैं निकेल को। तो निकेल जो है बहुत खतरनाक सा चीज है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, ये ऑलरेडी खुश था, कार्बन को 4 बॉन्ड मिल गए थे। तो ये निकेल ने क्या किया, इसको 2 हाइड्रोजन का लालच दिया और 2 शादी कर ले बोला, और 2 शादी कर लेगी तो ये थोड़ी चुप बैठेगी, मारेगी ससुरी घर में। तो इस बचने के लिए निकेल ने क्या कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। तो निकेल क्या किया, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। एक बॉन्ड को ये ब्रेक करने की वजह से कार्बन का शौक कितना शादी करने का था, 4, अब कितने 3, इसको भी 3, और एक एक करने की पॉसिबिलिटी आ गई। अब क्या करेगा, खटाखट, इधर एक शादी इधर एक शादी, खत्म, खुश। तो ये है कौन कर रही है, निकेल। निकेल ने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास बनता है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर से बाय प्रोडक्ट HCl निकाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एक हाइड्रोजन Cl के साथ भाग गया। जाने के बाद CH3 बचा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है हमेशा, तो CH3Cl बचा, क्लोरोमीथेन बना। क्या बना ये, क्लोरोमीथेन, मतलब CH3Cl बना हमारे पास, ये प्लस HCl हमारे पास आया। इसे कौन सा रिएक्शन बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये फ्यूल की तरह यूज करते हैं, लैब में सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, और लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज करते हैं, स्पिरिट लैंप पे हम डालते हैं, बहुत सारे यूजेस है इथेनॉल के। तो इथेनॉल डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होके काम करता है। तो इथेनॉल के अंदर हमको पढ़ना है इसके लेबोरेटरी के यूजर्स, और इसके अंदर 2 रिएक्शन है, वेरी इजी रिएक्शन। तो इथेनॉल मतलब दारू और सोडियम का रिएक्शन कराए तो क्या होगा,
तो इसका भी रिएक्शन हमने कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो इसको हम देखेंगे। सोडियम के साथ अगर दारू का रिएक्शन कराया गया CH3CH2OH, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में? CH3CH2 Na बनेगा। CH3CH2O तक रुक गया, यहाँ पे Na आके अटैच हो गया, क्या हो गया? तो इसको क्या बोलेंगे हम? सोडियम इथॉक्साइड। क्या बना? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड हमारे पास आ गया। रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो सोडियम इथॉक्साइड आने की वजह से यहाँ पे बचा क्या है? ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ऐसा हाइड्रोजन बाहर गैस के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? सीधा सीधा दारू को लेते हैं, मतलब इथेनॉल को लेके इथेनॉल के अंदर से पानी निकालना है। यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ पानी निकालना है। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। यहाँ पे क्या है? H2O, हाइड्रोजन एक है और एक हाइड्रोजन इधर से उधार ले लो, इधर से एक हाइड्रोजन इधर गया, ये OH के साथ भाग गया, तो इधर क्या बचा? CH2। तो CH2 बचा, CH2 बचा। तो CH2 लिखने के लिए हमको दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन कितने शादी करेगा? 4। अभी कितने किया है और कितने कर सकता है? दोनों दो कॉमन में कर लिए, मतलब we are getting a dehydration reaction, we are getting a unsaturated compound. To get any unsaturated compound हम कौन सा रिएक्शन कराते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये ऑयल के प्रिपरेशन में कराया जाता है। एनिमल फैट अच्छा नहीं है, अनसैचुरेटेड यूज करो, अच्छा होता है। बल्कि वो तेल वाले कंपनी वाले अलग अलग लोग अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उनका अलग अलग प्रॉब्लम है वो। तो ये है हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड एसिड है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? वो एसिड मिनरल एसिड्स के जैसा डेंजरस नहीं है, वो HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा डेंजरस नहीं है। यह थोड़ा वीक एसिड होता है और इसे हम 5:8 रेशियो के अंदर पानी के अंदर मिक्स करके विनेगर भी बना के यूज करते हैं खाना वगैरह बनाने में। तो एसिडिक के अंदर ओके। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हम डालते हैं एसिटिक एसिड CH3CH2OH प्लस CH3COOH। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3COOC2H5। ये इस्टर है, तो CH3COOC2H5 मतलब दो कार्बन C2H5। इसको जाने के बाद CH3COO आ गया और ये क्या आ गया? C2, दो कार्बन और 5 हाइड्रोजन। जाने के बाद बचा क्या? OH और H, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? पानी आएगा। तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम के अंदर ये कंपलसरी आएगा और इसको आना ही पड़ेगा। और इसका तुमको एक्टिविटी भी है बुक के अंदर, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे कर रखा है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको देख लेना। उसका स्ट्रक्चर भी याद रखना जरूरी है, बुक में ड्रॉ दिस वन बोल के भी आ सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन अल्कोहल विथ, करते हम नेक्स्ट ईस्टर विथ NaOH। ईस्टर का NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। CH3COOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बनाएगा? CH3COO Na प्लस CH3COO Na प्लस क्या आएगा बाहर? क्या आया? CH3COO Na इसके साथ जुड़ेगा और बचेगा क्या? C2H5OH। तो C2H5OH कौन है? दारू है, तो दारू इसके साथ निकलेगा। इसे बोलते हैं हम कौन सा रिएक्शन? ईस्टर प्लस NaOH। ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इट इज गिविंग राइज टू सोडियम इथेनोएट। क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोएट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोएट। तो और 2-3 रिएक्शन है सोडियम इथेनोएट के हमारे पास। तो एसिटिक एसिड
CH3COH जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तब बनाता है फिर से सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला क्या है? CH3COONA। तो CH3COONA, तो बचा क्या? इधर से हाइड्रोजन, इधर से OH, तो क्या बनाएगा हमारे पास? H2O, तो पानी आ गया। तो ये एक रिएक्शन है। उसके बाद हमारे पास और दो रिएक्शन है जिसके अंदर एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है CH3COOH, CH3COOH प्लस प्लस यहाँ पे रिएक्शन होता है NaHCO3 के साथ, यहाँ पे होता है Na2CO3 के साथ। ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा दोनों के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट बनाता है। तो CH3COONA, CH3COONA प्लस 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 क्या बचेगा? देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? क्या बचा देखो? कार्बन डाइऑक्साइड जाने के बाद पानी बचा। यस, पानी, H2O, H2O। तो ये है हमारा लास्ट रिएक्शन जिसमें हम पानी भी निकालते हैं। तो ये इतने रिएक्शंस पढ़ने के बाद हमारे पास है लास्ट को सोप। व्हाट आर द सोप्स? द सोप्स आर द सब्सटेंसेस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स। मतलब क्या करा जाता है? पानी के अंदर सोडियम को लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उसके अंदर पानी में मिलाया जाता है। मतलब एक कंटेनर के अंदर हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पानी डालेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद थोड़ा हीट करेंगे, इसको हीट करके ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद फिर वो सॉलिडिफाइड होगा, फिर वो सोप बेस बनेगा, फिर हम उसके अंदर फ्रेग्रेंस डाल के जो चाहिए वो फ्लेवर का सोप भी बना सकते हैं। तो इसे सोपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सोप जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए नहाना है, इसलिए सोप चाहिए। तो सोप से नहाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता सोप से नहाने से। तो पहले हमको पानी कैसा है जरूरी है देखना। पानी क्या है? पानी अगर हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। अगर पानी हार्ड है तो साबुन से नहाने से झाग नहीं आता। अगर पानी जो है हार्ड है, पानी अगर हार्ड है तो क्या चाहिए? डिटर्जेंट चाहिए। क्या चाहिए? डिटर्जेंट से नहाने का, निरमा से नहाने का, समंदर के किनारे में बैठ के निरमा से नहा के आने का। क्योंकि पानी कैसा है वहां का? हार्ड है, उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे आयन, सोडियम आयन क्या है? ज्यादा है। सॉफ्ट वाटर को निरमा से भी धो सकते हो, डायरेक्ट तुम साबुन लेके चेक कर सकते हो पानी दिया गया हॉट वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। तो जैसे भी हो पानी हो। अब हम जब भी कपड़े वगैरह धोते हैं, समझ लो तुम समोसा खाए, सॉस गिर गया यहाँ पे, तो क्या है? निरमा उसके अंदर डालते, बकेट के अंदर डाल के। तो बकेट, हम ये बकेट है समझ लो, ये बकेट के अंदर कपड़ा है, कपड़े के अंदर पानी है, पानी के अंदर कपड़ा है, कपड़े के अंदर बकेट है। तो जब भी ऐसा डालेंगे डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे धीरे धीरे। कैसे आएंगे? धीरे धीरे। कैसे रहेंगे? ऐसे ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे ऐसे आते हैं। ये टेल जो है डर्ट को चिपकेगा और खींचने की कोशिश करेगा। ये पानी की तरफ इसका हेड है, मतलब हेड जो है पानी को लव करता है, इसे हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। ये जो टेल है हाइड्रोफोबिक है। क्या है? मतलब उसको डर लगता है पानी से, इसलिए वो डर्ट के पास गया। तो हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। याद रखें, धीरे से खींचेंगे, जब ये थोड़ा ऊपर आएगा, कपड़ा नीचे जाएगा, तो नीचे से भी ऐसे 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 आके ये जुड़ जाएंगे सोप के मॉलिक्यूल्स। तो इसे क्या बोलते हैं हम? मिसिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? मिसिली का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। बीच में क्या है? डर्ट को ट्रैप करके वो अपने साथ साथ लेकर जाते हैं। तो ऐसे हम कपड़े धोते हैं रोज घर में। कपड़े धोते कि नहीं तुम सब? धोए हुए कपड़े पहन के आओ। तो ऐसे हम ये चीजें पढ़ते हैं। तो कार्बन के अंदर ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर, होमोलोगस सीरीज और लीविस-डॉट स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और हम जो पहले पढ़े थे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी चीजें हमारे को इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें पढ़ना है आपको और इजी हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए। और सारे एक्टिविटीज डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, उसको देख सकते हो वापस से। थैंक यू।